संवैधानिक विकास बढ़ रहे थे, उसमें हमने कुछ अधिनियम्स को पढ़ा था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का एक्ट, ठीक है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम 1786 के अधिनियम की आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। पहला लिखो, कॉर्नवालिस कॉर्नवालिस को विशेष अधिकार देने के उद्देश्य से लाया गया ये एक्ट। कॉर्नवालिस को विशेष अधिकार देने के उद्देश्य से लाया गया। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग का क्या था, कार्यकाल समाप्त हो चुका था। उसके बाद एक अस्थानापन्न सब्स्टिट्यूट गवर्नर यहाँ काम कर रहे थे। कॉर्नवालिस को कन्विंस किया जा रहा था कि आप भारत जाइए। उसने शर्त लगाई थी कि भारत जब हम जाएंगे, जब हम काम करने की आज़ादी और अधिक पावर देंगे आप, क्योंकि लोग चाहते थे कि कॉर्नवालिस का जो अनुभव रहा है अमेरिका में, वो अनुभव भारत की मजबूती में काम आ सकता है। ठीक है, तो ये उसको विशेष अधिकार देने के उद्देश्य से अधिनियम लाया गया। लिखें अगला पॉइंट कि कॉर्नवालिस को मुख्य सेनापति का पद दिया गया। मुख्य सेनापति का पद। तथा परिषद के निर्णयों या सलाह, एडवाइस, परिषद के निर्णयों या सलाह की अनदेखी का भी अधिकार। ब्रैकेट में लिख लो, केंद्रीय सरकार या गवर्नर जनरल को और भी मजबूत किया गया। केंद्रीय सरकार या गवर्नर जनरल को और भी मजबूत किया गया। ठीक है, मजबूत किया गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सभी को। तो ये अधिकार दिए जा रहे हैं मजबूती के लिए, ताकि वो फ्री होकर के काम कर पाए, बाधा ना हो, है ना। ये पावर 86 का अधिनियम था जो आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट लिखो आप, नेक्स्ट एक्ट लिखो आप, 1793 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट, कुछ एक्ट छोटे हैं, कुछ थोड़े बड़े हैं, कुछ 1-2 पॉइंट वाले हैं, कुछ में 5-7 पॉइंट्स मिलेंगे। ये जो चार्टर एक्ट है, चार्टर वर्ड मैंने कल बता दिया था आपको, ब्रिटिश सरकार और कंपनी के बीच जो समझौता हुआ था उसको चार्टर कहते थे। उसी चार्टर में कंपनी के क्या अधिकार होंगे और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो मेंशन होता था। ठीक है, जब कंपनी भारत में काम करेगी तो चार्टर को समय समय पर रिन्यू किया जाता था। तो जब चार्टर में बदलाव, जैसे पार्लियामेंट से बदलाव हो रहा है पर्टिकुलर चार्टर में, तो उसके लिए चार्टर एक्ट का नामकरण किया जाता था। इस तरह से लिखें आप इसमें प्रावधान इसके बारे में। कंपनी का चार्टर 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। चार्टर कहने का मतलब भारत में जो आपके अधिकार हैं 20 वर्ष और हम बढ़ा रहे हैं उसको। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, परिषद के निर्णयों की अनदेखी का अधिकार।
अनदेखी का अधिकार सभी गवर्नर जनरल को दिया गया। ठीक है, 20 वर्ष इंक्रीज हुआ, ये तो नॉर्मल सी बात है, चार्टर नाम से ही क्लियर है। दूसरा, जो कॉर्नवालिस को पावर दिया गया, मुख्य सेनापति का नहीं। ठीक है, कॉर्नवालिस को पावर जो दिया गया था वो परिषद के सदस्यों के निर्णय को इग्नोर करना, वो सबको दे दिया गया। यानी ये डिसीजन अंग्रेजों का सही रहा, तो यहाँ पे गवर्नर या वायसराय को पावरफुल बना करके रखना है, जिससे निर्णय लेने में आसानी हो। ठीक है, तो हर एक्ट के साथ केंद्रीय संस्था को मजबूत बनाया जा रहा है, तो उन्हें अधिकार दिए जा रहे हैं। तो हम अलग अलग एक्ट को भी पढ़ते हैं और फिर क्या करते हैं, जैसे कार्यपालिका की बात होगी, सब जगह गवर्नर के बारे में क्या पढ़ा हमने, उसको एक साथ भी व्यू बनाया जा सकता है कि नहीं, कैसे कैसे ये इवॉल्व कर रहा है इनका सिस्टम। ठीक है, तो पीछे की सफलता, तो ये पावर दे दिया गया इनको। अगला अधिनियम लिखो, 1813 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, चार्टर का मतलब है 20 वर्ष। पहला तो कर दो आप, 20 वर्ष के लिए अधिकार बढ़ाए गए। चार्टर एक्ट के प्रावधान में लिखो, 20 वर्ष के लिए कंपनी के अधिकार बढ़ाए गए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो, भारत में क्राउन की सर्वोच्चता को स्पष्ट किया गया। सर्वोच्चता को स्पष्ट किया गया। ये पहला एक्ट है जिसमें ये प्रावधान हुआ कि भारत में जो कुछ भी कंपनी का है उसकी सर्वे सर्वा जो है वो क्राउन है, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति के नाम से सारा काम होता है, ब्रिटेन में क्राउन के नाम से सारा काम होता था। तो ये कंपनी को भी बताया जा रहा है कि भाई जो आपका है वो बेसिकली क्राउन यानी ब्रिटिश प्रजा का है। ये मत समझ लीजिएगा कि केवल भारत आप ही का है। तो कई बार बातों को लिख के समझाया जाता था। ठीक है भाई, जो 13 है वो हमारा है, जो 13 है वो हमारा है। अगली बार फिर बताया जाएगा कि जो 13 है वो वाकई में हमारा है अगले अधिनियम में। ठीक है, तो ऐसे करके अधिनियम को ना अधिनियम के अनुसार कंपनी को कंट्रोल किया जाएगा, और जो कंपनी को नुकसान होगा वो भारतीय राजस्व से भरपाई किया जाएगा। ये उनका खेल है जो ब्रिटेन में चल रहा है। अगला पॉइंट लिखो, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। इसका अपवाद, इसका एक्सेप्शन, मतलब व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होने का मतलब क्या हुआ, ब्रिटेन की कोई भी प्रजा, कोई भी पब्लिक अब भारत से व्यापार कर सकती है, केवल कंपनी ही नहीं करेगी ट्रेड। अब कंपनी भी कर सकती है। मोनोपोली का मतलब था कंपनी के माध्यम से ही होगा। तो हमने आपको इकोनॉमिक पॉलिसी में भी पढ़ाया था कि कैसे 13 में फ्री ट्रेड की पॉलिसी और व्यापारिक एकाधिकार, क्योंकि वहां के उद्योगपतियों का दबाव था। ठीक है, इसका अपवाद में लिख लें, एक्सेप्शन था इसका। दो चीजें अभी भी कंपनी के पास थी, भारत में चाय का व्यापार, एवं चीन के साथ व्यापार, चाइना के साथ ट्रेड। ठीक है, एवं चीन के साथ व्यापार, इसका अपवाद एक्सेप्शन था एक तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
भारत में प्रतिवर्ष शिक्षा के विकास के लिए शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए व्यय का प्रावधान। 1 लाख रुपए व्यय का प्रावधान। उस समय जो भी क्षेत्र था कंपनी के पास, ये तय हुआ कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा के विकास पे, ठीक है, खर्च होगी। इसको लेकर के विवाद हुआ था, आंग्ल और प्राच्य विवाद। उसके लिए समिति बनाई, फिर समिति की रिपोर्ट आई, फिर उसको रिपोर्ट के आधार पर आगे पॉलिसी तय हुई। 2017 के प्रीलिम्स में ओवरऑल इससे रिलेटेड 2-3 बातें थी जिसको प्रीलिम्स में इस बार सवाल क्वेश्चंस पूछा भी गया था। प्रीलिम्स के अंदर तरीका थोड़ा डिफरेंस था उसका, एजुकेशन को बेस बना करके पूछा गया था। तो अभी 1 लाख रुपए व्यय, इसका मेन जो इम्पोर्टेंस है उसका ये है कि कंपनी ने पहली बार ये दायित्व ग्रहण किया कितने वर्षों के बाद कि हम भारत में शिक्षा का विकास करेंगे। कंपनी से पहले भी कोई फिक्स पॉलिसी नहीं होती थी शिक्षा को लेके, बट चलो अंग्रेजों ने 13 में पहली बार माना कि शिक्षा का विकास करेंगे, माना। 10 वर्ष तक ये 1 लाख रुपए भी खर्च नहीं होंगे। विवाद शुरू हो जाएगा, कहाँ खर्च किया जाए, भारतीय भाषा में कि अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, भारतीय शिक्षा पद्धति में कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में। बट ये बदलाव की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि भारत को बाजार बनाना है, कच्चे माल के स्रोत। कच्चे माल के लिए आपको गांवों में जाना होगा, गांवों में जाना होगा तो स्थानीय लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा आपको। बड़े बड़े ब्रिटिश व्यापारी आके यहाँ जमींदार बन जाया करते थे, भारतीय जमींदारों से जमीन किराए पे लेते थे, पट्टे पे। तो कम्युनिकेट कुछ तो अंग्रेजी जानने वाला वर्ग हो यहाँ पे। देखो, व्यापार की अपनी एक भाषा होती है, पैसे की अपनी एक भाषा होती है, और पैसा की भाषा सब कोई समझ जाता है। इशारों में भी कभी आप दिल्ली में भी घूमने निकलिएगा, जहाँ विदेशी टूरिस्ट बड़ी संख्या में आते हैं, वहाँ पे एक सामान्य व्यक्ति जो मजदूरी करता है वो भी अंग्रेजी में अपने काम की चीजें जो है एक्सचेंज कर लेता है। नॉट प्लेस वगैरह ठीक से भी एब्जॉर्व करिए, बहुत धड़ल्ले से वो इंग्लिश बोल लेते हैं। जो भी फुटपाथ पर बेचने वाले हैं वो भी इंग्लिश में एक्सचेंज कर लेते हैं अपनी बातों को। हाउ मच, इतना तो उतना तो कर ही लेते हैं, ठीक है, उतनी ट्रेनिंग मिल जाती है उनको धीरे धीरे। तो जो भी प्रावधान चेंज हो रहा है ना, आप ये देखो कि उपनिवेशवाद का दूसरा चरण है। जब 13 का अधिनियम आया है तो ज्यादातर प्रावधानों में वहां की परिस्थितियों का इंपैक्ट, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, लिखो सरकारी सरकारी अनुमति के पश्चात ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट होगी। धर्म प्रचार की छूट होगी, यानी जो धर्म प्रचार करना चाहें ईसाई धर्म वाले, सरकार यदि परमिशन दे तो वो प्रचार कर सकते हैं। पहले करते थे अपने अपने क्षेत्र में सरकारी परमिशन के बिना। तो अपने देश में भी कई बार उन पे तनाव होता था। अब ऑर्गेनाइज तरीके से उनको फ्रीडम दिया जा रहा है, लॉ बना करके फ्रीडम दिया जा रहा है। उसका भी कारण कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति है। जहां जहां ईसाई मिशनरियां गई हैं वहां कुछ अच्छे काम भी हुए हैं, बट उस दौर में ये देखा गया कि उसके साथ व्यापारी भी कहीं ना कहीं उनके पीछे पीछे जाते थे, और जो धर्म को अपनाता था उसको कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य के समर्थक के तौर पे बनाए रखने की कोशिश की गई है। केवल एक ही पक्ष यही नहीं है, बट ऐसा हुआ है। एक और पॉइंट लिखो, कंपनी के शेयर होल्डरों को कंपनी के शेयर होल्डरों को 10.5% लाभांश देने की घोषणा की गई। 10.5% लाभांश देने की घोषणा की गई।
कंपनी को नुकसान हुआ था ना, व्यापारी का अधिकार छीन लिया गया। ठीक है, तो अब इससे आर्थिक नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान होगा तो शेयर होल्डरों को प्रॉफिट कैसे देगी भाई? तो भारत के राजस्व से 10.5% उनको जो है प्रॉफिट प्रति वर्ष दिया जाएगा। जो भी शेयर होल्डर हैं, फिक्स कर दिया गया कि कंपनी व्यापार भी नहीं कर रही तब भी उनको प्रॉफिट देंगे। समझ रहे हो बात को आप? तो व्यापारिक कम शक्ति को ब्रिटिश सरकार ने फाइनली औपचारिक तौर पर राजनीतिक शक्ति या गैर व्यापारिक कामों के लिए तय कर दिया। भाई तूने व्यापार बहुत कर लिया, अब जिस एक्चुअल व्यापार के लिए आए हो वो काम कर लो आप। ठीक है, अरे कपड़ों और मसालों का व्यापार बहुत कर लिया, अब जिस काम के लिए आए हो वो काम करो आप। ठीक है, तो कंपनी से अधिकार छीन लिए गए थे। किसी का कोई सवाल है? लाभांश देने का कारण ये हो सकता है कि निवेश बढ़ाया जाए भारत में, आप ये कहना चाहते हो? नहीं, थोड़ा सा रिमोट हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं बहुत दूर का संबंध होगा। मेन पर्पज ये है, जैसे कंपनी प्रॉफिट अब व्यापार ही नहीं कर रही है तो प्रॉफिट कैसे देगी वो? तो जिसका भाई शेयर है वो तो डूब जाएगा ना, अगर व्यापार वो नहीं करेगी। लोगों ने पैसे क्यों लगाए कंपनी के अंदर? तो हुआ कि इंडियन रेवेन्यू से उनको पैसे दिए जाएंगे। हमने लिखा था कि धन के दोहन में प्रत्यक्ष माध्यम थे ये। भारतीय राजस्व से कंपनी के शेयर होल्डरों को लाभांश। अगले अधिनियम में क्या होगा, कंपनी के सारे कर्जे अब भारतीय राजस्व से अदा किए जाएंगे। जितने कर्जे कंपनी ने ले रखे हो, कुछ भी किस पर्पज से, ये सब बोझ हम पे थोपा जाएगा। ठीक है, जो हमारा जो ऑफिशियल इतिहास है सरकारी, बाकी तो इतिहास तो इतना विवाद का चीज है जिसमें पूछिए ही मत आप लोग, है ना। अब सब लोग परिचित होंगे ना, अभी चुनाव आने दीजिए तो आप देखेंगे कि इतिहास कितना आता है। इतिहास के बारे में कहा जाता है गड़े मुर्दे को उखाड़ना, है ना। 1833 का चार्टर अधिनियम। तैतीस का चार्टर अधिनियम।